सो इस लेक्चर में हम जो MCQ बुक के अंदर जितने भी MCQs हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट यही कह रहे थे कि सर इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है या कहीं पे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग हमसे पढ़े हैं तो आप लोग तो बता सकते हैं कि इसका आंसर ये है या ये है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं कि वो लेक्चर नहीं लेते हैं, वो सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं MCQ के ऊपर कि जो MCQs है वो उन्हीं चीज़ से तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है ये बुक के ऊपर है। इसमें जितने MCQs है कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले 15 डेज़ के अंदर इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। देखिए बुक तो आप लोगों ने पढ़ना है, MCQs की प्रैक्टिस तो करनी है, बट इससे आप लोगों को दो फ़ायदे होंगे। एक तो MCQ से एक नज़र जुड़ाएगी, एक नज़र जो है ना आप लोग MCQs को जनाब देंगे वो MCQs आप लोग के माइंड में बिल्कुल स्टक हो जाएंगे। और दूसरी मेन चीज़ इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को ये पता होगा कि कहाँ पे MCQs के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक्स है तो वो ठीक हो जाएगी। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस सेशन में जितने लोग बैठे होंगे या जिन लोगों ने लिया, एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर ये आप लोगों को इतना एज देगी कि इंशाल्लाह यहाँ से तकरीबन 60-70 MCQs आप लोग आगे जा सकते हैं। जिसने 80-90 तक लेने थे वो 150 पे भी जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इन दिनों इट डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, थ्योरी डजेंट मैटर, व्हाट इट मैटर MCQ। जितना नंबर ऑफ MCQs आप ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह सक्सेस रेट आप लोग की ज़्यादा होगी। तो जितने भी लोग हैं इधर बैठे हैं या हमें सुन रहे हैं, इसको एंड तक देखें कि अगर इसमें से एक सेक्शन भी आप ख़राब करेंगे खुदा न खास्ता फिर इस बुक का कोई फ़ायदा नहीं। तो बुक तो सबके पास आ गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर जो MCQ है और जहाँ पे मैं बताऊँगा कि MCQs बहुत इम्पोर्टेंट है इसको स्टार लगाए, ताकि आप लोग फिर इन आखिरी दिनों में जब भी रिवीजन करें तो उन MCQs को ज़्यादा देखें जो हमने इंशाल्लाह स्टार लगाया होगा। तो फिर आप लोगों ने रियल एग्ज़ाम के बाद यही खुद फील करना है कि यार सर ने जो पॉइंट आउट किए थे वो माशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट निकले हैं और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में वही आएंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास सारे के पास बुक पड़ी है, पेज नंबर 1 को ले। पेज नंबर 1 कुछ आप लोग को इस तरह दिखता है और पेज नंबर 1 के ऊपर एनाटॉमी के अंदर एब्डोमेन के पहले MCQs है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1 से। इन्फेक्शन फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स is likely to spread through lymphatic which will involve dash। अब ये जो MCQ है ये हमें ये बताती है कि हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज का पता भी है कि नहीं। जो एब्डोमेन है इसमें हमने 3 गट्स पढ़े थे, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। वेरी गुड। अब जो फोर गट है ये लोअर एंड ऑफ एसोफेगस से लेके जो ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट है वहाँ तक होता है। फिर थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन ये मिड गट होता है और आखिर जो है फ्रॉम डिस्टल 1/3 अप टू एनल कैनाल ये हाइंड गट होता है। इन तीनों की जो मेजर सप्लाई हमने पढ़ी थी, फोर गट सीलियक ट्रंक है, मिड गट सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है और हाइंड गट इंफीरियर मेजेंटेरिक। तो ये चीज़ जहन में रखें, इन तीनों में से जो भी आर्गन है उनके अंदर चाहे इन्फेक्शन है चाहे कैंसर है, उसने जाके उन लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करना है जहाँ से ये चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे आप अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ मिड गट, कहाँ पे मिड गट, तो इसने उन नोड में जाना है जो नियर बाय सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, तो उसमें सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड आंसर होता है। ये बात समझ रहे कि नहीं। अगर मिसाल के तौर पे मुझे ये बताए जो स्टमक है ये फोर गट के अंदर आता है, उसकी कैंसर सीलियक नोड में जाती है। मिसाल के तौर पे स्प्लीन है वो भी फोर गट के अंदर है, वो सीलियक नोड में जाती है। या मिसाल के तौर पे नीचे आते हैं इन्फीरियर मेजेंटेरिक नोड, अगर कोई सिग्मॉइड कोलोन का इशू है या डिसेंडिंग कोलोन का इशू है, ये सारे इन्फीरियर मेजेंटेरिक नोड में जाती है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन ए है। ये सबको क्लियर है ना, ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा है। फिर अ 54 ईयर ओल्ड मैन विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ड्यूडिनल अल्सर, यहाँ पे वर्ड क्या है, ड्यूडिनल अल्सर, इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर वोमिटिंग, मतलब ऑल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सीवियर हाइपोवोलेमिया। मिसाल के तौर पे अल्सर है एंड दैट लीड टू हाइपोवोलेमिया, इट्स मीन कि अल्सर कैन ब्लीड, और जब ब्लीडिंग होगी तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी है या कौन सी सोर्स से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो जो GIT है इसमें दो चीज़ याद रखें, एक गैस्ट्रिक अल्सर है और एक ड्यूडिनल अल्सर है। अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए कि गैस्ट्रिक अल्सर अगर ब्लीड करती है तो उसकी जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक। बट यहाँ पे जो अल्सर हमें दिया है वो क्या है,
ड्यूडिनल, तो उसमें गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है। क्या है? गैस्ट्रोड्यूडिनल। तो आप लोग को मैंने लेक्चर के दौरान पढ़ाया था कि जो अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर, इनकी कॉम्प्लिकेशन में एक तो परफोरेशन है, एक ब्लीडिंग है, और एक हमारे पास क्या है कि क्रोनिक अल्सर्स की वजह से मतलब यह है पेरोटिनाइटिस हो सकता है, कि परफोरेशन कैन लीड टू पेरोटिनाइटिस और इवन ऑब्स्ट्रक्शन कराता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ड्यूडिनल अल्सर दैट इज गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है जी, इन दोनों में एक एमसीक्यू इंपोर्टेंट है, इसको स्टार करें। क्वेश्चन नंबर 2 शुड बी स्टार, विच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अपेंडिक्स, इसको डबल स्टार करें, वेरी इंपोर्टेंट। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल एमसीक्यू बट इट इज वेरी इंपोर्टेंट ऑन द डे एग्जाम। ये एनाटमी और सर्जरी दोनों के अंदर कॉमन है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अपेंडिक्स इज रेट्रोसीकल। क्या है? रेट्रोसीकल। जैसा कि अपेंडिक्स पैरासीकल भी है, इलियल भी होता है, जैसे पेल्विक भी होता है, बट मोस्ट कॉमन जो है दैट इज रेट्रोसीकल, बिहाइंड द सीकम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्टेंट वेन एक्सेप्ट। अब इसमें एक चीज पॉइंट है, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक्स है, वो बता रहा हूँ कि जो पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस है, इसकी एक साइड पे पोर्टल साइड है और दूसरी साइड पे क्या होता है? सिस्टेमिक साइड होता है। इसको हम कहते हैं पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। अब देखिए, हमने एसोफेगस में पढ़ा है, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, उसकी एक साइड पे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, ऊपर जो है मिडल एसोफेजियल वेन जिसको एजाइगस वेन कहते हैं, फिर पेरा अम्बिलिकल वेन। जिस तरह अगर एसोफेगस में पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस सीरोटिक पेशेंट में इन्वॉल्व होती है तो एसोफेजियल वेरिसिस होता है, अराउंड द अम्बिलिकस कैप्यूट मेड्यूसा होता है, ये सारे हमने पढ़े थे। बट इनके अंदर अगर हम देखें तो इसका जो वैसे आंसर है ये डी बनता है। क्या बनता है? डी, सुपीरियर रेक्टल वेन एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। मतलब जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ये इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन में जाता है और ये पोर्टल सिस्टम में ड्रेन करके लीवर में जाता है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों ने डी लिखना है। ठीक है जी, ये डी कर दे शाबाश। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव रिंग अक्लूजन टेस्ट इज सीन इन, इसको स्टार करें, एग्जाम के लिए एनआरई स्टेप 1 के अंदर बार बार आता है। ठीक है जी, कि पॉजिटिव रिंग अक्लूजन टेस्ट क्या है। आपके पास एक मरीज आता है, उसको इंग्वाइनल हर्निया है। क्या है? हर्निया है। हम क्या करते हैं? मरीज से कंसेंट लेते हैं, फिर मरीज को सुपाइन में लेटाते हैं। अब जो स्वेलिंग है, स्क्रोटम के अंदर स्वेलिंग है, उसको हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के बाद जो सर्जन है उसने डीप रिंग को अक्लूड करना है। कौन से रिंग को? डीप रिंग। अब डीप रिंग आपने अक्लूड कर दिया, लेकिन मिसाल के तौर पे आप उस मरीज को कहें कि आप उठ जाए, कफ करे, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े, अगर वो कफ करें, बट अगर आपने डीप रिंग को क्या किया है? अक्लूड, अगर वो हर्निया जो स्वेलिंग है वो दोबारा न आए, इट्स मीन कि जो हर्निया है वो किस रिंग से एंटर हुई थी? डीप रिंग से। और ऐसा हर्निया जो डीप रिंग से एंटर करती है उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। लेकिन कभी कभार जो हर्निया है उसमें फेशियल ट्रांसवर्सेलस रप्चर होता है और फेशियल ट्रांसवर्सेलस के जरिए फिर वो हर्निया आती है, उसका नाम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। तो जो इनडायरेक्ट है ये बच्चों में कॉमन है, जो डायरेक्ट है ये ओल्डर लोगों में कॉमन है। अब सवाल ये है कि अगर आप डीप रिंग को मिसाल के तौर पे अक्लूड करें बट उसके बावजूद जो है वो हर्निया आए तो फिर ये डायरेक्ट है, वो नेगेटिव रिंग अक्लूजन है। बट अगर आप रिंग को अक्लूड करें बट दोबारा बल्ज ना आए, देयर इज नो हर्निया, इट्स मीन कि ये इनडायरेक्ट हर्निया है, पॉजिटिव रिंग अक्लूजन टेस्ट कहलाता है। ठीक है जी, इसको भी स्टार करें, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद अ 6 month ओल्ड चाइल्ड इज ब्रॉट टू द क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग इन द राइट ग्रोइन एंड स्क्रोटम सिंस बर्थ। अब बच्चों में अकॉर्डिंग टू हिज मदर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जांपल देयर इज स्वेलिंग इन राइट स्क्रोटम, ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, ये सिंपल है क्योंकि अर्ली लाइफ में। और इनडायरेक्ट में एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि जब सर्जन सर्जरी करे द हर्निएटेड ऑर्गन या द हर्निएटेड पार्ट ऑफ द ऑर्गन दैट विल लाइज व्हाट आंसर इज लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वो इनडायरेक्ट है। बट अगर वो मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है तो उसको हम डायरेक्ट हर्निया कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद द मेजर सप्लाई ऑफ द लोअर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर स्टमक इज मेनली बाई राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक विच कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, आंसर इज गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है जी, यहाँ से आती है। इसको हम सीलियक ट्रंक में हमने पढ़ा था कि सीलियक ट्रंक गिव्स राइज टू 3 ब्रांचेस और वो पूरे 4 गट को सप्लाई देती है। उसमें हेपेटिक वेन है, उसमें हेपेटिक आर्टरी है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी,
फिर इसमें स्प्लीनिक आर्टरी है और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ठीक है जी। तो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से आती हैं। 8 नंबर को स्टार करें, स्ट्रांगेस्ट प्लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन इन जीआईटी दैट इज सब म्यूकोजा, मतलब जीआईटी जितनी भी है इनका सबसे जो स्ट्रांगेस्ट लेयर है जिसमें नर्व्स वेसल्स होते हैं दैट इज सब म्यूकोजा। इसके बाद 65 ईयर ओल्ड मैन विद हिस्ट्री ऑफ थिनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी स्टीम, थिनिंग ऑफ मतलब जो यूरिन स्टीम है या पेशाब की जो दार है वो बहुत ज़्यादा थिन है। एंड इंटरमिटेंसी वोक अप इन द मॉर्निंग एंड लोअर एब्डोमिनल पेन एंड इनएबिलिटी टू पास यूरिन। इसका मतलब यह है एज कितना है 65 है और एजेड पर्सन में जब भी यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, हेजिटेंसी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं दैट इज बीपीएच, B9 प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। इसका अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल, हम पीएसए करते हैं। क्या करते हैं? पीएसए। पीएसए लेवल इज मोर देन 4, ये 4 से ज़्यादा होता है नैनोग्राम। अगर ये 4 से कम है तो हेल्दी है, लेकिन इसमें पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन वो 4 से ज़्यादा होता है। इसके बाद कंफर्म करते हैं अल्ट्रासाउंड से। किससे? अल्ट्रासाउंड। वो हमें बता दिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है साइज में एनलार्ज हो चुकी है, ठीक है जी। इसका जो ट्रीटमेंट है बीपीएच के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अल्फा-1 एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर टामसुलोसिन देते हैं। क्या देंगे? टामसुलोसिन। वो यूरेथ्रा के अंदर जो मसल है उसको रिलैक्स करेगी, तो जो यूरिनरी फ्लो है उसको बेहतर बनाएगी। बट अगर एक पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव है और उसको बीपीएच है तो उस केस के अंदर हम पेशेंट को ट्राजोसिन एंड प्राजोसिन देते हैं। वो हाइपरटेंसिव पेशेंट में क्योंकि वो अल्फा-1 इन द ब्लड वेसल के ऊपर भी काम करते हैं, तो बीपीएच विद नॉर्मोटेंशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर दैट इज टामसुलोसिन, बट बीपीएच विद हाइपरटेंशन दैट इज प्राजोसिन, ठीक है जी। इसमें 2 हैं और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने आगे बता दो कौन से याद करने। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासिस थ्रू अयोटिक हाइटस एट T12 एक्सेप्ट। ये वो टॉपिक है जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर पासिंग एट द डायफ्राम T8 की लेवल पे, T10 एंड T12। T8 में सबसे इंपोर्टेंट इंफीरियर वीना क्या हुआ, T10 पे एसोफेगस होता है एंड वेगस नर्व। T12 के ऊपर 3 चीज जाती है, अयोटा भी जाएगी, फिर एजाइगस वेन भी जाएगी, थोरेसिक डक्ट भी जाएगी। वेगस नर्व कौन सी नंबर की नर्व है? 10। ये T10 पे जाती है, T12 पे नहीं जाती है, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है वो वेगस है। फिर इसको भी स्टार करें। अब स्टार आप लोगों ने ऐसा करना है कि क्वेश्चन ये नहीं आएगा, स्टार करें और लेके साथ में रिवाइज स्ट्रक्चर पासिंग एट डायफ्राम, के डायफ्राम के अंदर जो स्ट्रक्चर पास होते हैं एट डिफरेंट लेवल, इनमें से एमसीक्यूज किसी शक्ल आ सकती है। T8 की लेवल पे क्या है, T10 की लेवल पे क्या है और T12 की लेवल पे क्या है, ठीक है जी। तो वो टॉपिक्स आप लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज करना है। पेक्टिनेट लाइन ऑफ द एनल कैनाल रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन बिटवीन, तो देखिए ये हाइंड कट और एक्टोडर्मल डेरिवेटिव, इसके दरमियान जो पेक्टिनेट या जो एक हमारे पास डेंटेट लाइन है, इन दोनों के दरमियान एक सेपरेटिंग पॉइंट होता है और ये एक सर्जिकल लैंडमार्क इस सेंस में है, इसके ऊपर हेमोराइड जो है वो इंटरनल होते हैं और नीचे एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है जी। ये आगे हम सर्जरी में मजीद करेंगे, बट इसका आंसर सी। क्रीमेस्टेरिक मसल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल ओब्लिक, ठीक है जी। क्रीमेस्टेरिक मसल जो लेयर है वो इंटरनल ओब्लिक, क्योंकि जो एब्डामिन है ना, एब्डामिन इसके अंदर एंटीरोलेटरली मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल एंड फेशिया ट्रांसवर्सेलिस। फिर इसके बाद पैराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम और फिर आर्गन तक जाते हैं, ठीक है जी। अब जो क्रीमेस्टेरिक फेशिया है, इसी तरह क्रीमेस्टेरिक फेशिया जो डिराइव होता है ना, दैट इज कम फ्रॉम व्हाट, इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्प्लीनिक आर्टरी आर ट्रू एक्सेप्ट। अब जो स्प्लीनिक आर्टरी है ना, इसने क्या करना है, इट इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक एंड दैट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। और दूसरी बात याद रखें कि जो स्प्लीनिक आर्टरी है इसने स्प्लीन को सप्लाई देनी है, इसने बीच में पेंक्रियाज को सप्लाई देनी है, ठीक है जी। और इसने मिसाल के तौर पे आगे फंडस पे सप्लाई नहीं करती, क्योंकि फंडस को शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जाती है। कौन सी? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। फंडस हमने पढ़ा था कि नहीं, फंडस ऑफ द स्टमक। तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर सी है और ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू, ठीक है जी। फिर इसके बाद व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फंडस फॉर अपेंडिक्स ड्यूरिंग अपेंडिक्टोमी, आंसर इज रेट्रोसीकल। कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है जो सर्जन को मिलता है फॉर अपेंडिक्स, दैट इज रेट्रोसीकल। अब और से सुने, एक पेशेंट है उसको राइट इलियक फोसा पेन है, तो राइट इलियक फोसा पेन विद वोमिटिंग इज अ क्लू टुवर्ड अपेंडिसाइटिस। इफ द सर्जन वांट टू सी अपेंडिक्स
बट उसको अपेंडिक्स नहीं मिल रहा, तो पहले तो वो रेट्रोसीकल में जाएगा, फिर पेल्विक एरिया में, फिर इलियल एरिया में। लेकिन अगर उसको अपेंडिक्स कहीं पे मिल गया लेकिन वो इन्फ्लेम्ड नहीं है, इसलिए याद रखें कि अगर एक पेशेंट को सिम्टम लाइक अपेंडिसाइटिस है बट अपेंडिक्स इज नॉट इन्फ्लेम्ड, देन द नेक्स्ट थिंग हैज टू बी रूल्ड आउट मिकल डाइवर्टिकुलाइटिस। इसको सूडो अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जो मिकल डाइवर्टिकुलम है ये एबनॉर्मल आउटग्रोथ है जो इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। इसकी जो इन्फ्लेमेशन है उसमें जो सिम्टम है दे आर एग्जैक्टली लाइक अपेंडिसाइटिस। तो अगर अपेंडिसाइटिस के जो सिम्टम्स है, अगर सर्जन सोचिए कि अपेंडिक्स है बट अपेंडिक्स देखने पे नॉर्मल हो, तो देन द नेक्स्ट थिंग टू रूल्ड आउट मिकल डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है जी, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस कंट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। हमने कहा था कि एक सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग है और एक क्या है, डीप है। जो सुपरफिशियल है ये एक्सटर्नल ओब्लिक में है और जो डीप है ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में है। तो आंसर इज ए, डीप इन्ग्वानल रिंग। फिर इसके बाद ये जो इन्ग्वानल लिगामेंट है ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से नहीं बनता। इट इज द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। हमने पढ़ा था कि ASIS और प्यूबिक ट्यूबरकल, इसके बीच में से जो एक एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की रीफोल्डिंग होती है उसको हम इन्ग्वानल लिगामेंट कहते हैं। ठीक है जी। इस लिगामेंट के ऊपर अगर हर्निया आ जाए तो इन्ग्वानल हर्निया है, इसके नीचे आ जाए तो उसको फीमोरल हर्निया कहते हैं। ठीक है जी। सो द हर्निया अबव द लिगामेंट इज इन्ग्वानल बट द हर्निया बिलो इन्ग्वानल लिगामेंट इज फीमोरल। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ इन्ग्वानल कैनाल। ये कंजाइंट टेंडन होता है। ठीक है जी। कंजाइंट टेंडन ये अटैच होता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के साथ। हमने कहा था ना जो इन्ग्वानल कैनाल है इसका जो फ्रंट है वो किसने बनाया है, एक्सटर्नल ओब्लिक ने। इसका जो रूफ है आर्किंग फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और जो नीचे बेस है वो इन्ग्वानल लिगामेंट ने बनाया है। बैक साइड फेशिया ट्रांसवर्सैलिस प्लस कंजाइंट टेंडर ने बनाए हैं। तो कंजाइंट टेंडर इज ए न्यू वर्ड फॉर यू गाइस, रिमेंबर दैट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द इन्ग्वानल कैनाल। ठीक है जी। और जो इन्ग्वानल कैनाल है ये मेल में भी है ये फीमेल में भी है, और इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर जाते हैं मेल के अंदर उसको एज अ ग्रुप कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड, जिसके अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी भी है, टेस्टिकुलर वेन भी है, ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन फीमेल के अंदर स्पर्मेटिक कार्ड तो होता नहीं है, तो फीमेल के अंदर इन्ग्वानल कैनाल में जो स्ट्रक्चर जाती है वो राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस है। क्या है, राउंड लिगामेंट। और अगर मेल फीमेल दोनों में सेम स्ट्रक्चर इसके अंदर जाती है वो इलियो इन्ग्वानल नर्व होता है। कौन सा, इलियो इन्ग्वानल। तो इन्ग्वानल कैनाल की जो कंटेंट है मेल के अंदर स्पर्मेटिक कार्ड एंड इलियो इन्ग्वानल नर्व, लेकिन जो फीमेल है उसमें राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस एंड इलियो इन्ग्वानल नर्व। ठीक है जी, यही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 17, द कॉमन बाइल डक्ट पासिस पोस्टीरियर टू विच स्ट्रक्चर। आंसर इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है जी, ये इधर से पास होकर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ओपन होता है एट द लेवल ऑफ एम्पुला ऑफ फ्लेटर। याद है क्या नहीं, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट भी आता है और कॉमन बाइल डक्ट भी आता है। रिगार्डिंग टेस्टिकुलर आर्टरी विच वन इज करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखें जो टेस्टिकुलर आर्टरी है इट कम फ्रॉम द डक्टल आर्टरी। ठीक है जी। अभी जो डक्टल आर्टरी है ना ये वर्ड गलत है, इट कम फ्रॉम द गोनेडल आर्टरी। ये कहाँ से आता है, गोनेडल आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी इज ए गोनेडल, लेकिन आप लोग इसको लेके इट कम फ्रॉम एब्डोमिनल एयोर्टा। ये कहाँ से आती है, डोमिनल एयोर्टा। वेरिकोसील कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है क्या नहीं है, वेरिकोसील कॉमनली सीन ऑन द लेफ्ट साइड। और वीनस ड्रेनेज डज नॉट हैव वॉल, लेकिन राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन एंड टू इंफीरियर वीना केवा। देखे रिगार्डिंग टेस्टिकुलर आर्टरी, अब देखे यहाँ पे सॉरी इसको चेंज ना करे, ऊपर पूछे विच वन इज करेक्ट, मतलब इस करेक्ट का मतलब ये है ये तो गलत है ना, ये तो एब्डोमिनल एयोर्टा से आता है, फिर नीचे भी गलत है। और अगर इसमें देखें कि मतलब राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन एंड टू इंफीरियर वीना केवा, तो गलत है कि ठीक है, दैट इज हाँ ये टेस्टिकुलर वेसल्स है। ठीक है ना, वस्कुलेचर है, लेकिन इसका आंसर बी है। क्या है, बी। अब इसमें हमें दो चीज़ें मिलती है, जो राइट टेस्टिकुलर वेन है ये कहाँ पे जाती है, इंफीरियर वीना केवा, और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन लेफ्ट रीनल वेन में जाती है। इसी कंसेप्ट को लेते हुए हमें हेल्प मिलता है टू रूल्ड आउट वेरिकोसील। कौन सा चीज़, वेरिकोसील। ठीक है, ये टेस्टिकुलर वेसल्स है, गोनेडल वेसल्स है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है जी, टेस्टिकुलर वेन। फिर इसके बाद 56 ईयर ओल्ड
ठीक है, मैन कम टू द हॉस्पिटल विद एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ हिज रेडियोग्राम एंड सीटी स्कैन शो ग्रोइंग ट्यूमर इन द अनसिनेटेड प्रोसेस ऑफ पेंक्रियास। अब देखिए पेंक्रियास के साथ जो अनसिनेट का मतलब एक्स्ट्रा जो इसका जो अनसिनेट प्रोसेस पार्ट ऑफ पेंक्रियास, उसी के साथ जो मेजर आर्टरी है जो नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा सप्लाई करती है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है। ठीक है जी, दैट इज द आर्टरी ऑफ द मिड गट। किसका है? मिड गट के अंदर। और एक और क्वेश्चन आता है कि अगर सेम पेशेंट में सडन ऑनसेट एब्डोमिनल पेन हो और उस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो, क्या हो? एट्रियल, तो इसको फिर एब्डोमिनल एंजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल। और एब्डोमिनल एंजाइना के अंदर जो मोस्ट कॉमन आर्टरी ब्लॉक होती है वो भी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है। ठीक है जी, तो एब्डोमिनल एंजाइना इज ड्यू टू ब्लॉकेज इन विच आर्टरी? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, a man is brought to the emergency department after meeting with incident and injured perineum. He feel an urge to masturbate but unable to pass urine. There is a blood at the tip of meatus and extensive swelling of the penis and scrotum. अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, आप लोग को मैंने यहाँ पे मेन चीज़ ये डिस्कस करनी है कि स्क्रोटम के अंदर जो है ना स्वेलिंग है, यूरिन वहाँ पे अक्यूमुलेट होती है। तो आप लोग को देखिए दो, मैंने एक मड बताया था और एक को पस बताया था। ठीक है जी, तो जो स्क्रोटम है वो पीनाइल यूरेथ्रा है। ठीक है जी, और दूसरी बात यह है कि इसको मिसाल के तौर पे जो स्क्रोटम एंड मतलब ये है कि पीनस एंड स्क्रोटम में, तो यहाँ पे जो इंजरी है वो किसके अंदर हो सकती है? दैट इज इन दी पीनाइल यूरेथ्रा ऑलवर्ड। देखिए पीनाइल यूरेथ्रा में स्क्रोटम में जाती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है ना ए करे। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, एक होते हैं मड, जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है वो डीप पेरिनियल पाउच में जाती है। लेकिन एक एमसीक्यूज आता है, अब ये एमसीक्यूज लिखने वाला भी है और इसको याद करें, दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। कि एक पेशेंट है मिसाल के तौर पे, उसने जनाब इंजरी के अंदर आया है यूरेथ्रल इंजरी, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि ब्लड एट द यूरेथ्रल मियाटस। तो अगर यूरेथ्रल मियाटस के अंदर ब्लड है, वी कांट एबल टू पास कैथेटर, हम कैथेटर पास नहीं कर सकते। पेशेंट की कंडीशन अलाउ नहीं करती कि आप कैथेटर पास करें, क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ यूरेथ्रल रप्चर, हो सकता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर आप मिसाल के तौर पे यूरेथ्रल रप्चर है या यूरेथ्रल मियाटस स्टीनोसिस है या क्लॉट इन मियाटस है, जहां पे आप कैथेटर पास ना करें, द अल्टरनेट इज सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। क्या करेंगे? सुप्राप्यूबिक। ये जो अम्बिलिकस के नीचे जगह है प्यूबिक एरिया, इसी के अंदर हम कैथेटर पास करते हैं बाय क्रिएटिंग होल। तो ये सर्जरी का क्वेश्चन भी है, बार बार नंबर में आता है कि इफ समवन हैव एनी यूरेथ्रल इंजरी, जहां पे हम कैथेटर पास ना करें तो अल्टरनेट विल बी सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। ठीक है, इसको ना भूलें। पोर्टा हेपेटस गिव्स सिस्टिक आर्टरी नहीं होती। सिस्टिक आर्टरी किसको सप्लाई करती हैं? गाल ब्लैडर को। अपेंडिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। मिसाल के तौर पे इलियोकोलिक इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। द लिगामेंट ऑफ टेरीज मार्क द ट्रांजिशन बिटवीन सेम ड्यूडेनम एंड जेजुनम। और इधर से पता है ये जो लिगामेंटम टेरीज है, इसके ऊपर ड्यूडेनम का इलाका है और इसके नीचे जेजुनम का इलाका है। तो ड्यूडेनम का मतलब यह है कि ड्यूडेनम है, फिर इससे ऊपर स्टमक है, फिर इससे ऊपर क्या है? एसोफेगस है। तो एसोफेगस से लेके ड्यूडेनम के लोअर एंड तक जहाँ पे लिगामेंटम टेरीज है, इसको हम अपर जीआईटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर जीआईटी। बट इस लिगामेंट के नीचे जेजुनम से लेके एनल कैनाल तक इसको लोअर जीआईटी कहते हैं। तो जब आपके पास मरीज आता है, उसको ब्लीडिंग है, या तो अपर जीआई ब्लीड होती है या लोअर जीआई ब्लीड होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि अपर जीआई ब्लीड क्या है, लोअर जीआई ब्लीड क्या है। अपर जीआईटी ब्लीडिंग, स्टमक में अगर अल्सर की वजह से ब्लीड है तो क्या है? अपर जीआईटी ब्लीड है। उसके अंदर या तो पेशेंट वो ब्लड वोमिट में लाएगा, हिमाटामेसिस, या वो ब्लड स्टूल के जरिए जाएगी, दैट इज मलीना। क्या है? मलीना है। बट अगर ऐसी ब्लीडिंग जो नीचे हो रही है, इंटेस्टाइन में, कोलोन के अंदर हो रही है, तो वो ब्लड फ्रेश हालत में बाहर आएगी, उसको हेमेटोचीजा कहते हैं। तो हेमेटोचीजा इज अ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, इज अ साइन ऑफ लोअर जीआईटी ब्लीडिंग। लेकिन मलीना इज अ ब्लैक टारी स्टूल या हिमाटामेसिस इज अ साइन ऑफ अपर जीआईटी ब्लीड। ठीक है जी, तो ये हमें अपर और लोअर जीआईटी ब्लीड का एक ट्रांजिशन बताती है कि कहाँ पे है। मिड गट कहाँ पे खत्म होता है? सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पे, और फोर गट। और मिड गट स्टार्ट कहाँ से होता है? थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से। तो ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विच हैज मोर फोर पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ड्यूडेनम को अगर हम हाफ करें तो उसके ऊपर फोर गट है और नीचे मिड गट है।
बट अगर आप ड्यूडेनम सारा ले ले, सारा, और नीचे हम जेजुनम ना ले, सारा ड्यूडेनम आए, तो उसमें फोर गट का भी हिस्सा आ गया और मेड गट का, ये दोनों अपर जेटी में आते हैं। बट ड्यूडेनम के नीचे जो जेजुनम का हिस्सा स्टार्ट होता है, इसको लोअर जेटी कहते हैं। ठीक है जी। तो अपर जेटी और लोअर जेटी का जो ट्रांजिशन लेवल है, लेगामेंट है, उसको लेगामेंटम ऑफ टेरिस भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद गेबर नेकुलम इज रिप्रेजेंटेड पोस्टनेटली बाय डेज स्क्रोटल लेगामेंट। ये जो गेबर नेकुलम है, ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। तो स्क्रोटल लेगामेंट कीप द टेस्टिस इन प्लेस, ये टेस्टिस को इन प्लेस रखने में हेल्प करती है, और ये बिफोर द बर्थ किसके क्रेमिनन है, गेबर नेकुलम, तो स्क्रोटल लेगामेंट बताती हैं। फिर इसके बाद लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द फंडस ऑफ द स्टमक इज लाइकली टू मेटास्टेटाइज इनटू डैश, दैट इज अ सीलियक नोड। तो हमने पढ़ा था ना कि सीलियक नोड में क्यों जाएगी, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर गट, ये फोर गट का हिस्सा है, तो ये सीलियक नोड में जाएगी। ठीक है, आज इतना ले ले। ठीक है, आज हमने स्टार्ट ले लिया। इस तरीके से अगर आप लोगों को ये सारे खत्म करूँ तो चीज़ आसान हो जाएगी कि नहीं। आप लोग जब घर जाएंगे भी पढ़ेंगे, पूरा बुक फिर पढ़ पाओगे। तो जो जो चीज़ अब देखे, हमने कहा कि ये क्यों ऐसा है, या एक क्वेश्चन है तो उसके साथ नेक्स्ट क्या चीज़ आ सकती है, वो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा करें। तो अगर आप पूरा बुक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ये बुक सिर्फ एनआरई नहीं, ये CPS पार्ट 1 भी पास करा सकती है। ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करना है, और जो जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसको हमने ख़त्म करना है। कल से हमारा डेली टास्क जो है वो 15 पेजेस का होगा। ठीक है जी। 15 पेजेस इन अ डे पढ़ेंगे। इस पे चाहे 1 घंटे का लेक्चर हो, चाहे 40 मिनट का लेक्चर हो, 15 पेजेस इन अ डे पढ़ेंगे। तो एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले पूरी MCQs को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना। इसमें जो हैंडी पॉइंट्स है, जो ट्राइएड्स है, या जो पीछे पास्ट पेपर आप लोग खुद कर सकते हैं, मेन चीज़ MCQ पार्ट है। और एक MCQ के साथ इंशाल्लाह आप लोग के 2-2, 3-3 चीज़ें मजीद भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए सारे एग्री है ना। तो कोशिश करें कि कल इंशाल्लाह हम जब अपनी 3 क्लासेस करेंगे, तो फिर इस तरह पौने 1 घंटा हम इस पे लगाएंगे। और ये पास होने के लिए इंजेक्शन है। अगर आप लोग ये पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप लोग एग्जाम के बाद खुद बताएंगे कि सर इससे तो कॉपी पेस्ट काफ़ी क्वेश्चन आए थे। देखिए, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को वैसे देखना ये अलग चीज़ है, क्वेश्चन को समझ के करना इसमें फ़र्क होता है। जब आप क्वेश्चन की स्टेम समझते हैं और फिर आपको टीचर बताते हैं, तो वो चीज़ इंसान के माइंड में स्टक हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल से, और इसमें कोई छुट्टी नहीं है, इवन इतवार के दिन भी हम इसमें फिर क्लास लेंगे। तो ये हम आने वाले नेक्स्ट जो है 12 to 13 डेज में ख़त्म करेंगे। अगर आज 14 है तो इंशाल्लाह टास्क ये है कि हमने 27, 28 तक ख़त्म करना है। ठीक है। और एक दफ़ा पढ़ने का मतलब ऐसा होगा कि आप लोगों ने 10 दफ़ा पढ़ी है, समझ रहे क्या नहीं। लेकिन कल हमने 15 पेजेस किए, आप लोगों का एक रूटीन तो होगा ना, अपनी रिवीजन का, अपनी MCQ का, आप लोग चाहे कहीं से भी करें, बट वो 15 पेजेस घर जाके फिर 2 दफ़ा आप लोगों ने रिवाइज करना है। फिर कल जब आएंगे नेक्स्ट 15, तो कितने पेजेस होंगे, 30। तो जो 15 आपने कल किए थे उसका रिवाइज करना आसान है कि मुश्किल, वो आपसे 5 मिनट नहीं लेगा। वो दोबारा एक दफ़ा करें और नेक्स्ट 15 पे थोड़ा आधा घंटा लगाए। फिर आगे कितने होंगे, 45। फिर उस 30 पे थोड़ा सा कम टाइम लगाए, उस 15 पे ज़्यादा लगाए। तो इस तरह करके करके 15-20 मरतबा आप इस बुक को रिवाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो MCQs आज करें तो वो कर ले, जैसे जैसे बल्क बढ़ता जाएगा आप लोगों ने उस MCQ को बार बार करना है। तो इसी MCQ की बेस पे जो बंदा आखिरी वीक में ग्रैंड टेस्ट में 200 में से 150 नंबर लेगा, वो रियल एग्जाम में 160 प्लस ले सकता है। ठीक है ना। और यही तरीका है अपने आप को रिफाइन करने का। देखिए, हमने 4 पेजेस पढ़े जस्ट फॉर द डेमो पर्पस, एक पहले दिन का लेक्चर। लेकिन आप लोगों ने किताब काफ़ी दिन से पढ़ रहे, इन 2 पेजेस में जितना मज़ा आप लोग को अभी आया, इतना आप लोग खुद पढ़ने में नहीं आता है। आप लोग को समझ गया कि यार इसके अंदर क्या है, एक श्योरिटी हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम भी हिम्मत करेंगे, आप लोग भी करें, बट इंशाल्लाह एट द एंड यही टारगेट है कि इंशाल्लाह सारे पास हो जाए। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।